जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। जेफ्रीज का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत पृथ्वी के संकुचन इतिहास पर आधारित है। विकिरण के कारण पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास से ही उसके ताप में कमी हो रही है, जिस कारण पृथ्वी ठंडी होकर सिकुड़ती जा रही है। गणितीय परिकलन के आधार पर जेफ्रीज ने बताया कि पृथ्वी के बाहरी 400 किलोमीटर तक वाले भाग में 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ह्रास होने से जो संकुचन होगा, उसके कारण व्यास में 20 किलोमीटर तथा परिधि में 130 किलोमीटर की कमी आएगी। पृथ्वी में वास्तविक संकुचन का परिकलन करके जेफ्रीज ने बताया कि अधिकतम संकुचन के कारण परिधि में 200 किलोमीटर तथा धरातलीय क्षेत्रफल में 5×10⁻16 वर्ग सेंटीमीटर की कमी हुई है। जेफ्रीज के अनुसार पृथ्वी में कई संकेंद्रीय परतें पाई जाती है। पृथ्वी में शीतल होने की क्रिया परत के रूप में होती है, किंतु धरातल से 700 किलोमीटर की गहराई तक ही ताप ह्रास के कारण पृथ्वी शीतल होती है। धरातल में 700 किलोमीटर के बाद वाला भाग केंद्र तक इस परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। प्रत्येक ऊपरी परत निचली परत से पहले शीतल तथा संकुचित होती है। इस तरह सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी परत विकिरण द्वारा ताप ह्रास होने से शीतल होने लगी। शीतल होने की एक सीमा होती है, जिसके आगे परत पुनः शीतल नहीं हो सकती है। पृथ्वी की ऊपरी परत के अधिकतम शीतल हो जाने तथा सिकुड़ जाने के बाद निचली परत में शीतल होने की क्रिया प्रारंभ होती है, जिस कारण निचली परत में सिकुड़न होने लगती है। परिणाम स्वरूप ऊपरी परत निचली परत से बड़ी रह जाती है। पृथ्वी के केंद्र भाग में शीतल होने की क्रिया नहीं होती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का केंद्र अपने ऊपर स्थित परत निचली परत के सिकुड़ने में बाधक होता है। ऊपरी परत के नीचे स्थित शीतल होती हुई सिकुड़ती परत केंद्र से इतनी छोटी हो जाती है कि उस पर फिट नहीं हो सकती है। ऊपरी तथा निचली परतों के बीच का एक ऐसा स्तर होता है जहाँ पर संकुचन इतना होता है कि मध्यवर्ती परत निचली परत के साथ फिट हो जाती है। इस स्तर को तनावहीन स्तर या तनावहीन तल कहते हैं। इस तनावहीन तल से ऊपर स्थित परत इतनी बड़ी होती है कि उसे निचली परत से सटे रहने के लिए पुनः सिकुड़ना पड़ता है। इस तरह ऊपरी परत झुककर निचली परत पर ध्वस्त हो जाती है, जिस कारण उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है तथा पर्वतों का निर्माण होता है। तनावहीन तल के नीचे वाली परत इतनी छोटी होती है कि उसे निचली परत से सटे रहने के लिए फैलना पड़ता है, जिस कारण तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसमें भ्रंशन तथा फटन का निर्माण होने से चट्टानें टूट जाती है, जिस कारण ऊपरी परत पुनः नीचे की ओर ध्वस्त होती है, जिससे पूर्व निर्मित मोड़ों में उत्थान होता है। पर्वत निर्माण की क्रिया सदैव न होकर कुछ खास समयों में ही होती है। संकुचन के कारण उत्पन्न दबाव तथा तनाव की शक्ति का संग्रह होता रहता है तथा यह क्रिया तब तक सक्रिय रहती है जब तक कि वह शक्ति चट्टान की शक्ति से अधिक नहीं हो जाती है। इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर वलन तथा भ्रंशन प्रारंभ होता है तथा पर्वत निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है।
जब तनाव तथा दबाव मंद पड़ जाता है तो पर्वत निर्माण रुक जाता है। इस तरह पर्वत निर्माण काल तथा शांत काल का बारी बारी से आगमन होता रहता है। इस आधार पर जेफ्रीज ने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में 5 पर्वत निर्माण कालों का उल्लेख किया है। जेफ्रीज ने बताया है कि पर्वत निर्माण धरातल पर प्रत्येक क्षेत्र में नहीं होता। पर्वत निर्माण चट्टान के स्वभाव तथा उसकी शक्ति पर आधारित होता है। जहाँ पर चट्टानें मुलायम तथा लचीली होती है वहाँ पर पर्वत निर्माण होता है, और जहाँ पर चट्टानें अधिक कठोर होती है वहाँ पर तनाव तथा दबाव के कारण भ्रंशन के अधिक अवसर होते हैं, क्योंकि चट्टानें टूट जाती है। पृथ्वी के शीतल होने की क्रिया महाद्वीपों के नीचे की अपेक्षा सागरीय तली के नीचे अधिक होती है। अतः महासागरीय तली के अधिक सिकुड़ने के कारण दबाव की दिशा महासागर से महाद्वीप की ओर होती है, जिस कारण पर्वतों की स्थिति महासागरों के सामने तथा उनके समानांतर होती है। रॉकीज तथा एंडीज इसके उत्तम उदाहरण हैं। इस प्रकार जेफ्रीज ने पर्वतों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया, किंतु जेफ्रीज ने अपने सिद्धांत को विभिन्न प्रमाण व उदाहरणों द्वारा प्रमाणित करने और पृथ्वी की विभिन्न स्थलाकृतियों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। फिर भी प्रत्येक स्थल पर विरोध किया गया है। इस संबंध में उसकी निम्न कमियां दृष्टिगोचर होती है। पहली, जेफ्रीज ने पृथ्वी में संकुचन द्वारा उत्पन्न जिस बल का उल्लेख किया है वह बल पर्वत निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। दूसरा, जेफ्रीज की पृथ्वी की संकेंद्रीय परत के रूप में शीतल होने की कल्पना भ्रामक मानी जाती है। तीसरा, टर्शरी युग के अल्पाइन पर्वतों पर ध्यान दिया जाए तो यह असंभव लगता है। आज से केवल 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी में इतना संकुचन हो गया कि हिमालय जैसे गगनचुंबी पर्वत का निर्माण हो गया, जो तर्कसंगत नहीं लगता है। चौथा, जेफ्रीज के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों तथा सागरों के वितरण में समानता होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ संकुचन हुआ है, परंतु वर्तमान समय में यह वितरण असमान है। पांचवा, इस सिद्धांत के अनुसार पर्वतों की स्थिति महासागरों के समानांतर होनी चाहिए, किंतु आल्प्स तथा हिमालय की स्थिति इसके विपरीत है। छठा, इस सिद्धांत को माना जाए तो विशाल पर्वतों का निर्माण नहीं हो सकता। इसके विपरीत छोटे छोटे वलन का निर्माण ही संभव हो सकता है। सातवां, इस सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के वितरण में निश्चित प्रणाली नहीं हो सकती, जबकि भूतल पर इनमें निश्चित प्रणाली पाई जाती है। इस प्रकार जेफ्रीज के पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत में कमियां पाई गई है, जिसके आधार पर उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता है।